कहानी की शुरुआत में ही हम एक बहुत बड़े रेगिस्तान को देखते हैं और उसी वीराने में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बास्टर है। वो अपने घोड़े पर बैठकर बहुत ही ऊंची आवाज में गाना गा रहा होता है और बास्टर एक हंटर है और उसके साथ साथ उसका निशाना भी बहुत तेज है। लेकिन वो जो गाना गाता है बहुत ही अजीब किस्म का होता है, उसका अंदाज बहुत ही अलग है। और यूं ही गाते गाते वो एक टाउन तक पहुंचता है और जैसे ही वो टाउन के अंदर दाखिल होता है वहाँ एक बार में उसको खुद से भी ज्यादा अजीब लोग देखने को मिलते हैं जो एकदम विलेन टाइप लग रहे थे। वो सब लोग वहाँ पर शराब पी रहे थे। वो काउंटर पर जाते ही एक आदमी से विस्की मांगता है और वो बहुत ही गुस्से वाले अंदाज में कहता है कि हम अनजान लोगों को शराब नहीं देते। बास्टर उस आदमी को दूसरे लोगों की तरफ इशारा करके कहता है कि इनको क्यों दी है, तो वो आदमी बताता है कि ये लोग मुजरिम हैं और इन्हें यहाँ पर पीने की इजाजत है, इन्हें कोई मना नहीं कर सकता। बास्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मेरी ड्रेसिंग पर मत जाओ, मैं खुद भी एक बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। वहीं पर मौजूद एक आदमी गुस्से में उठता है और अपनी बंदूक निकालने लगता है। उसको लगता है कि बास्टर हमारी इंसल्ट कर रहा है। इससे पहले कि वो आदमी कुछ करता, बास्टर अपनी बंदूक निकालकर उसको शूट कर देता है। दूसरे मुजरिम बास्टर को मारने के लिए जैसे ही अपनी बंदूकें निकालते हैं, लेकिन उससे पहले ही बास्टर सबको लंबी नींद सुला देता है और अब वो अजीबोगरीब तरीके से उस काउंटर वाले आदमी की तरफ देखता है जो अपनी बंदूक निकालने की कोशिश कर रहा था। बास्टर उस आदमी को भी वहीं पर ढेर कर देता है और हंसते मुस्कुराते उस टाउन से बाहर निकल आता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और वहीं से एक दूसरी टाउन की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद जहाँ पे मौजूद सेलोन का एक रूल है, अपनी वेपन बाहर रख कर ही आएगा। बास्टर अपनी वेपन्स को बाहर रख कर गाना गाते हुए अंदर की तरफ जाता है। अंदर जाते ही वो एक टेबल की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत से लोग पोकर खेल रहे थे। वहीं पर एक आदमी बास्टर को देखकर डर के मारे उठकर चला जाता है और वहाँ पर बैठते ही वो जैसे पत्तों को देखता है, उसे अंदाजा होता है कि ये आदमी क्यों गया है। बास्टर कहता है कि मैंने ये फजूल गेम नहीं खेलनी। वहीं पर एक आदमी उठता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन वहाँ के रूल के मुताबिक बास्टर से तो उस सेलोन वाले ने सारी बंदूकें बाहर रखवा दी थी। उसी दौरान वो अपना दिमाग लड़ाते हुए टेबल के दरमियान एक बोर्ड को देखता है और बहुत ही तेजी के साथ उस पर लात मारता है। बंदूक पर वो बोर्ड लगते ही वो गोली खुद उस आदमी को जा लगती है। वहाँ पर सभी लोगों में डर का माहौल होता है, लेकिन बास्टर वहीं टेबल पे चढ़कर वहाँ पर नाचने लगता है और साथ में गाना गाता है। और उसी टाउन में जिस आदमी को फायर लगता है, टाउन में उसका बड़ा भाई आ जाता है। वो अपने भाई की लाश को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो बास्टर को बाहर आने की धमकी देता है ताकि अपने भाई का बदला ले सके। बास्टर उसकी बात सुनते ही बाहर आ जाता है। बास्टर तेजी से गन निकालता है। उसका निशाना इतना तेज होता है कि वो एक एक करके उसके भाई की सारी उंगलियां उड़ा देता है। इतनी तकलीफ के बाद भी वो बहुत गुस्से में होता है। वो अपने दूसरे हाथ से बंदूक निकालता है, लेकिन वो उल्टे आईने से देखकर ही उसको निशाना बना देता है। और उसी दौरान उसकी नजर एक घुड़सवार पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा था, जिसका नाम किड है। बास्टर को चैलेंज कर देता है और बास्टर उसे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं तैयार हूँ। और यूं ही आंख झपकते ही किड गोली चलाता है जो सीधी बास्टर के माथे में आ लगती है और किड खामोशी के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। और बास्टर के मरते ही ये पहली कहानी का मंजर यहीं पर खत्म होता है। और दूसरी कहानी में हम एक सुनसान जगह पर एक बैंक को देखते हैं। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घोड़े के साथ खड़ा होकर उस बैंक को घूर रहा है। दरअसल इसको लोग काउबॉय कहते हैं। वो बैंक टेलर के पास जाकर बहुत ही अजीबोगरीब बातें करता है, लेकिन टेलर उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता। काउबॉय गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और टेलर को कहता है कि सारे पैसे मेरे हवाले करो। टेलर डर के मारे अपना हाथ नीचे करता है, लेकिन काउबॉय को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद वो सोच रहा था कि ये टेलर कोई बंदूक निकालने वाला है और टेलर भी बहुत ही चालाक होता है। वहीं काउंटर से वो काउबॉय को शूट करने की कोशिश करता है। वो टेलर को शूट करते ही पैसों का बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन टेलर बच चुका था और वो भी उसके पीछे आ रहा था। बाहर आकर भी वो हार नहीं मानता। वो उस बैंक पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने जिस्म पर लोहे के बर्तन बांध कर आ रहा था और उस
उसकी इस चालाकी की वजह से उसको एक भी गोली नहीं लगती। वो भी अपनी गन से काउबॉय को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था और काउबॉय के पास आते ही वो उसको अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से जोरदार ठोकर मारता है। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसको होश आता है रस्सी का एक फंदा बनाकर उसे उसके घोड़े पर बैठा के एक दरख्त के साथ लटका दिया जाता है। उसके सामने लॉ इन्फोर्समेंट खड़ी होती है। उनका लीडर बोलता है कि तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से तुम्हें फांसी दी जाएगी। वो लीडर उससे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता, लेकिन उससे पहले वहाँ पर कुछ अमेरिकन उन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ तीर और गोलियों की बरसात होने लगती है। वो अमेरिकन उन सब लोगों को मार देते हैं। वो अमेरिकन काउबॉय को उसी हाल में छोड़कर चले जाते हैं और वो अभी वहाँ पर जिंदगी और मौत की कशमकश में है और उसका घोड़ा भूख लगने पर घास खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और एक एक पल में वो अपनी मौत को बहुत करीब से देख रहा था। तभी वहाँ पर एक और घुड़सवार आता है जिसका नाम ड्रूअर है और वो अपना निशाना लगाते ही काउबॉय की रस्सी को शूट करता है और वो जोर से जमीन पर आ गिरता है। अब दोनों लोग अपने घोड़ों पर बैठकर आगे की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ ही समय बाद उन्हें अपने सामने लॉ इन्फोर्समेंट की दूसरी टीम नजर आती है। ड्रोवर उनको देखते ही वहाँ से फौरन भाग जाता है। काउबॉय को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो खामोशी से ये सब देख रहा था। वो लोग उसे पकड़कर एक नए टाउन में ले आते हैं और काउबॉय को उस टाउन का लीडर फांसी देने का हुक्म देता है। उसे लगता है कि ये ड्रूअर है। काउबॉय फिर से एक बार जिंदगी और मौत के बीच फंस चुका है। वो सोचता है कि शायद ही किस्मत दूसरी बार उसका साथ देगी और उसी समय उसकी नजर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की पर पड़ती है जो उसको देखकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसको धोखा दे जाती है और वो उसकी जिंदगी की आखिरी मुस्कुराहट बनती है और ये दूसरी कहानी भी इसी के साथ खत्म होती है। और तीसरी कहानी में हम एक विक्टोरिया को देखते हैं। विक्टोरिया एक बर्फीले टाउन में पहुंचती है। उस विक्टोरिया को चलाने वाले आदमी को लोग एम्प्रेसिव कहते हैं। वो चारों तरफ अपने नए शो के पोस्टर लगाने लगता है और रात होते ही उसका स्टेज लग जाता है और वो शो देखने के लिए वहाँ पर लोग जमा होने लगते हैं। उसी शो में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके ना ही हाथ हैं और ना ही पैर, जिसका नाम हैरिसन है। वो अपनी पूरी लगन के साथ उन लोगों को कहानियाँ और पोएम सुनाता है और वहीं पर इम्प्रेसारियो एक बॉक्स में लोगों से सिक्के इकट्ठा करता है। शो खत्म होते ही इम्प्रेसिव उस लड़के को खाना खिलाता है और यूं ही वो हर शहर में जाकर अपना शो करते हैं। वो दोनों ऐसे ही लोगों से पैसा कमाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चारों तरफ जमा देने वाली सर्दी पड़ जाती है और इसी वजह से उनके शो में लोगों की बहुत कमी हो जाती है। वहीं पर वो एक और शॉप को देखता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा रश होता है। इम्प्रेसिव वहाँ पर देखता है कि एक बंद कमरे में लोग एक मुर्गी को देख रहे हैं। वो मुर्गी लोगों के मैथ कैलकुलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी। ये सब देखकर इम्प्रेसिव बहुत हैरान होता है। जैसे ही रश खत्म होता है वो उस मुर्गी के मालिक के पास जाता है और वो अपनी कहानियों से कमाई गई सारी रकम उस मुर्गी के मालिक को देकर वो मुर्गी उससे खरीद लेता है। उस मुर्गी को लेकर वो तीनों उस जगह से निकल पड़ते हैं। रास्ते में हैरिसन देखता है कि इम्प्रेसिव मुर्गी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है। अब हैरिसन की जगह उस मुर्गी ने ले ली थी और ये बात शायद हैरिसन को हजम नहीं हो रही थी और इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान था और यूं ही वो अपना आगे का सफर करते हैं। वो अपनी विक्टोरिया पहाड़ के साथ तेज बहती नदी के सामने रोक देते हैं। इम्प्रेसिव विक्टोरिया से बाहर आकर उस नदी के पास जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उस पानी में फेंकता है। शायद वो पानी की गहराई चेक कर रहा था, लेकिन हैरिसन विक्टोरिया से ये सब देखकर बहुत उदास होता है और फिर से वो अपनी विक्टोरिया में बैठकर आगे की तरफ चल पड़ता है। लेकिन विक्टोरिया में हैरिसन तो है ही नहीं और जब आप किसी के काम के नहीं रहते तो अक्सर लोग आपकी कदर नहीं आपकी जरूरत देखते हैं और वो खुद गर्ज इंसान हैरी को पानी में फेंक देता है और इस तीसरी कहानी का भी यहीं पर एंड होता है। चौथी कहानी में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक बहुत ही दिलकश जगह पर खड़ा है। वो जगह देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। उस बूढ़े को लोग खोजी कहते हैं। वो अपने गधे से सामान उठाकर वो झरने के पास मिट्टी को खोदकर उसको पानी से धोने लगता है। शायद वो किसी कीमती चीज की तलाश में है और गौर से देखने पर सोने के छोटे छोटे जरे नजर आते हैं और दिन भर उसका यही काम रहता है और भूख लगने पर वहीं नदी से वो मछली पकड़ता है। उसे हवा में एक
उल्लू नजर आता है। बहुत ही मुश्किल से एक दरख्त पे चढ़कर वो उसके अंडे उतार लेता है और मछली के साथ उन्हें भी फ्राई करता है। और यूं ही हर रोज वो सोना तलाश करने की कोशिश करता है और काफी मेहनत के बाद उसे एक दिन गोल्ड का एक टुकड़ा मिल जाता है। उसे अंदाजा हो चुका था कि इसी जगह पर नीचे बहुत सारा खजाना है। एक बहुत ही गहरा खड्डा खोदने के बाद वहीं पर एक और आदमी आ जाता है जो उस पर बंदूक ताने खड़ा होता है और उस खोजी को उसकी मेहनत के साथ वहीं निपटा देता है। लेकिन उस आदमी को लगता है कि वो अभी जिंदा है और काफी देर तक वो वैसे ही बंदूक तान कर खड़ा रहता है। वो आदमी अपनी गन नीचे रखकर उस कुएं में उतरता है। जैसे ही वो उस कुएं में कूदता है और वो खोजी छुपा रुस्तम निकलता है, वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि वो खोजी जिंदा था और काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते हुए खोजी उस आदमी को एक ही शूट में निपटा देता है। खोजी बाहर आते ही अपने घाव को देखता है। दरअसल वो गोली उसकी पीठ को छूकर बाहर निकल गई थी। नदी के पानी से अपना घाव साफ करने के बाद वो अपनी पट्टी करता है और दोबारा से वो अपना सोना वहाँ से निकालने लगता है। वो सोने से भरे बैग को अपने गधे पर लोड करता है और खुशी खुशी उस जन्नत जैसी प्यारी जगह से निकल पड़ता है। इस कहानी का भी यहीं पर एंड होता है। सुनसान सी जगह में विक्टोरियो का एक बहुत बड़ा काफिला आ रहा है। वहीं पर हम दो बहन भाइयों को देखते हैं, एलिस और गिलबर्ट। उनके पास एक छोटा सा कुत्ता होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो लगातार भौंके ही जा रहा है और वहाँ के बाकी लोग उससे बहुत इरिटेट हो रहे थे। रात होते ही गिलबर्ट को बहुत तेज खांसी आने लगती है और सुबह उठते ही एलिस अपने भाई को बेजान हालत में देखती है। शायद वो अपनी बीमारी से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सका। वहीं पर कबीले के दो लीडर आते हैं जिनके नाम बिली और औरत हैं। वो गिलबर्ट की लाश को वहीं पर दफना देते हैं। वो एलिस से उसका प्लान पूछते हैं। वो बताती है कि विक्टोरिया चलाने वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे गिलबर्ट की जेब में थे। बिली उसे कहता है कि वो उसकी विक्टोरिया का किराया दे देगा, परंतु वो उसके सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि उसे अपने भौंकने वाले कुत्ते को मारना होगा। वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। एलिस दिल पर पत्थर रख के मजबूरी में ऐसा करने की इजाजत दे देती है। बिल्ली एक नरम दिल का इंसान था, शायद वो उसको मारता नहीं है, बस हवा में फायर करके डरा कर उसको भगा देता है। एलिस भी ये सब कुछ दूर से देख रही थी और यूं ही सफर के दौरान बिल्ली और एलिस के बीच गपशप बढ़ने लगती है। बिल्ली अर्थ से कहता है कि सफर के खत्म होते ही वो एलिस से शादी करेगा और अगले ही दिन बिल्ली एलिस को प्रपोज करता है और एलिस भी बिल्ली से शादी के लिए राजी होती है। वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी समय एलिस की नजर उसके कुत्ते पर पड़ती है और एलिस अपने उस कुत्ते को पकड़ लेती है। आर्थर भी ये देखकर उसके पीछे आता है। आर्थर की नजर पड़ती है कि पहाड़ी की उस साइड से कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं। उसे पता चल जाता है कि वो अमेरिकन हैं और अब उनकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। आर्थर फौरन एलिस को वहाँ पर एक गड्ढे में छुपा देता है और उसके हाथ में एक राइफल भी देता है। वो एलिस से कहता है कि अगर इनसे लड़ते हुए मेरी जान चली जाए तो तुम भी खुद को शूट कर देना। अगर उन्होंने तुमको जिंदा पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ मौत से भी बुरा सलूक किया जाएगा। और वो कांपते हुए हाँ में सर हिलाती है। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ते हैं, आर्थर बहुत ही तेजी से उनको मारने लगता है, लेकिन वो तो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हिम्मत करते हुए वो उन सबको शूट कर देता है और वो वापस एलिस के पास आता है ताकि उसे बता सके कि वो सब सेफ हैं। लेकिन एलिस को आर्थर की बहादुरी पर यकीन नहीं था और वो पहले ही हिम्मत हार गई और परेशानी के आलम में वो उस कुत्ते को साथ लेकर वापस अपने कबीले की तरफ चलता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस बारे में वो बिल्ली को कैसे बताए। और इसी के साथ इस कहानी का भी एंड होता है और अब वक्त है आखिरी कहानी का, जिसमें हम फिर से एक विक्टोरिया को देखते हैं जो बहुत तेजी से अपनी मंजिल की तरफ चल रही है। विक्टोरिया के अंदर 5 लोग सफर कर रहे थे। इस सफर में इंग्लिश मैन टिफिन, आयरिश मैन क्लियरनेस, फ्रांसीसी आदमी रीने, मिस बेंजामिन, रोज नामी एक आदमी भी इनके साथ हैं। और रीने अपने बिजनेस के बारे में बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा था। सभी लोगों को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके चुप होते ही मिस बेंजामिन अपने हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ बताने लगती है। रोज को इन दोनों की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस विक्टोरिया से बाहर सर निकालकर विक्टोरिया रोकने का कहता है। वो जोर जोर से कहता है कि इसको रोको, मैंने कहीं और जाना है। लेकिन ड्राइवर को उसकी बात पर कोई भी असर नहीं पड़ता
और मायूस होकर फिर से वो अंदर आ जाता है। क्लियरेंस उस माहौल को देखकर उन्हें खुश करने के लिए गुनगुनाने लगता है और गाना खत्म होते ही थिपिन उनको बोलता है कि वो और क्लियरेंस एक मुजरिम हैं। थिपिन कहता है कि मैं अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ उलझाता हूँ और बाद में क्लियरेंस उन पर हमला कर देता है। उनकी बातें सुनकर वो तीनों सुकून में आ जाते हैं और तीनों के चेहरे पर डर का माहौल होता है। कुछ देर बाद विक्टोरिया बहुत बड़े महल के सामने रुकती है। वो विक्टोरिया से एक लाश निकालते हैं और उसी महल जैसी हवेली में लेकर अंदर चले आते हैं और ये तीनों तो अभी भी उस विक्टोरिया के अंदर भी डरे हुए हैं और अब तो उनका बाहर निकलने का भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन कब तक वो उसके अंदर बैठे रहते और मजबूरी में विक्टोरिया से उतर ही आते हैं और डर के मारे उस महल की तरफ चलते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है।